बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 ओल्ड बुक के मुताबिक, न्यू बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 6 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन और मेटल नॉन मेटल्स का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या सवाल आते हैं आपके, क्या परेशानियाँ? मुझे पता है, मुसलसल कमेंट देख भी रहा हूँ। ये पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3। आपके मसले तो सुन रहा हूँ, मेरे मसले भी सुन लीजिए भाई। घर शिफ्ट किया है, हैदराबाद में रहने वाले, ख़ास तौर पे लतीफ़ाबाद में रहने वाले, कासमाबाद, जो नज़दीक के हैं वो तो फ़ौरन ही समझ जाएंगे। मैं रहता था हैदराबाद कौसार। अब हैदराबाद वाले, लतीफ़ाबाद वाले, कासमाबाद वाले समझ जाएंगे। कौसार में रहता था। कौसार से अब मैं आ गया हूँ लतीफ़ाबाद, यूनिट नंबर 9, उस्मानिया मस्जिद। कुत्तर वाली मशीन देखी है, सामने 11 नंबर है, उसके सामने उस्मानिया मस्जिद है। हाँ, लतीफ़ाबाद वाले फ़ौरन लोकेट कर लेंगे। हाँ हाँ सर, ठीक है, आगे बताइए। हाँ, उस्मानिया मस्जिद से आगे आ जाइए आप, राइट हैंड साइड पे मुड़ जाइए। राइट हैंड साइड पे मुड़ के आगे फिर जाके लेफ़्ट हैंड साइड पे मुड़ जाइए। अंदर जाके सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे ये कॉटेज मैंने अभी रेंट पे लिया है, जिस पे भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मुसलसल शिफ्टिंग, ये परेशानियाँ, ये सब कुछ चल रहे थे। बहरहाल जो नियर अबाउट रहने वाले हैं, जिन्होंने जो एग्जैक्ट समझ गए, तो वो मिल भी सकते हैं। मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई। मुलाकात करनी हो तो मेरे घर आइए, चाय पीजिए, आप मोस्ट वेलकम आप लोगों को, ठीक है। जो लतीफ़ाबाद के रहायशी हैं, हैदराबाद के रहायशी हैं या बाहर भी हैं, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके लिए वक्त थोड़ा सा निकालने। बहरहाल तो ये मसले मसाइल थे। दूसरा मसला ज़रा सुन लीजिए। लोड शेडिंग, आप लोगों को पता है यहाँ पर इस वक्त भी लोड शेडिंग की पोजीशन ऐसी ही है। अभी तक मैंने पूरे तरीके से स्टूडियो वगैरह को इसको सेट नहीं किया, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, किस वक्त लाइट चली जाए तो समझ जाइएगा, जिस वक्त लाइट जाए, अंधेरा हो जाए, तो बस मैं ये बोल के रुख्सत ले लूँगा आपसे कि भाई पार्ट 2 का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो स्टैंड बाय जनरेटर और यूपीएस और बला बला पता नहीं क्या क्या मामलात हैं, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। टोटल वापडा के आसरे पे चल रहे हैं। किस वक्त वो बंद कर दें उनकी मर्ज़ी है। तो ये सारी सिचुएशन आपको बता दी है। तो बहरहाल पूरी कोशिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला। हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो कामयाबी अल्लाह ताला, तकमील तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है किसी भी मामले की। आगे चलते हैं, आगे अब चलते हैं। हमारे पास इसमें हेडिंग नहीं है, ये पार्ट 3 जो हम करने जा रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है भाई, ये पार्ट 3। और इसके अंदर पेज नंबर ओल्ड बुक के मुताबिक 291 पेज देख लीजिए। यहाँ पर आपको इसके बाद 291 पेज पे पहली सब हेडिंग नज़र आ रही होगी। इसको हम खुद एक हेडिंग देंगे। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ये हेडिंग, क्योंकि इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। पहली जो इसमें सब हेडिंग आ रही है वो आ रही है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, इसमें दोनों हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें दोनों आ जाएंगी, रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स को भी देखेंगे, मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल्स को भी देखेंगे। दूसरी हेडिंग, पेज टर्न कर लें तो आपको सब हेडिंग दूसरी नज़र आ जाएगी। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया। तीसरे नंबर पे इसके अंदर भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरी हेडिंग, नेचर ऑफ क्लोराइड्स। नेचर ऑफ क्लोराइड्स, इस सब हेडिंग के अंदर भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। और चौथी सब हेडिंग जो इसके अंदर आ जाएगी वो आ जाएगी नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेचर ऑफ
हाइड्राइड्स। लेकिन एक बड़ी अहम बात ये मैं आपको बता दूं, ये जो दो सब हेडिंग्स हैं, अब इसमें आपकी बेसिक्स चेक करनी है। अगर बेसिक आपकी अच्छी नहीं है ना, तो यूट्यूब सर्च बार में लिख दीजिए एलिमेंट बाय रटना नहीं समझना है, आ जाएगा आपके पास। या फिर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय रटना नहीं समझना है, वो लिख दीजिए, सारी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोस आ जाएंगी। उसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड को मैंने डिस्कस किया है। रिएक्शन विद एसिड्स और रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये जो दो सब हेडिंग्स हैं, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को हम एलिमेंटल स्टेट में देखेंगे, एलिमेंट की हैसियत से हम देखेंगे। ये बात मत भूलिएगा, किस हैसियत से देखेंगे? एलिमेंट की हैसियत से। और ये जो नीचे की दो हेडिंग्स हैं, इनमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को कंपाउंड की हैसियत से देखेंगे। मतलब इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की हैसियत से डिस्कस करेंगे इन दो हेडिंग्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। और रिएक्शन विद एसिड्स और रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम एलिमेंटल हैसियत को डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं अब आपको। अब आगे चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, हेडिंग डाल दिया आपने, सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं। एलिमेंटल हैसियत, एलिमेंट होते क्या हैं? कई दफ़ा मैंने बताया, अगर आपको और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को और ज़रा मिक्सचर भी तफसील से समझना है तो फिर कार्बन, कोल वाला, कार्बन पार्ट 1, कोल वाला जो चैप्टर है, मुझे याद भी नहीं है कोल वाला, उसका पार्ट 1 देख लीजिए आप। पार्ट 1 के अंदर तफसील से मैंने जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड को और मिक्सचर्स को डिस्कस किया। बहरहाल रिएक्शन विद एसिड्स, इसको देख लेते हैं फिर। रिएक्शन विद एसिड्स, कौन रिएक्ट कर रहा है एसिड्स के साथ? मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं। किस हैसियत में मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं? एलिमेंट की हैसियत में, एलिमेंटल स्टेट। ठीक हो कोई बात? और कौन से मेटल्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हमारे पास यहाँ पर जिंक है, Zn इसका केमिकल सिंबल है। ठीक है। और जो है हमारे पास मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। केमिकल इक्वेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है केमिस्ट्री की दुनिया में। केमिकल इक्वेशंस पे ग्रिप किए बगैर आप बढ़ नहीं सकते। आई विश कि मैं केमिकल इक्वेशंस के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं पूरी की पूरी, ताकि इन डेप्थ आपको जो है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हों, 15-20, और हर किस्म की केमिकल इक्वेशंस को हैंडल करना आपको आता हो। बहरहाल ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये एलिमेंटल स्टेट है। मतलब जिंक को जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? एसिड्स के साथ। अब एसिड्स कौन कौन से यहाँ पर लिए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको रिएक्ट कराएंगे आप जिंक के साथ। दूसरी बात हमारे पास जो है वो और कौन सा है? नाइट्रिक एसिड है, HNO3। नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ जो है वो आप रिएक्ट कराएंगे। और तीसरा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे, H2SO4। ठीक हो गया भाई ये। तो इसके नतीजे में होगा क्या? एक बात ज़रा समझ लीजिएगा तरीके से। वो यहाँ पर क्या है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिएक्ट कैसे कराएंगे? देखिए, किताबी बातें नहीं है, किताबी बातों से ज़रा बाहर निकलिए आप। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखिए कि आप लेबॉर्ट्री में खड़े हुए हैं, आपको कहा जाता है कि अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराइए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके हाथों में जिंक होना चाहिए और दूसरे हाथ में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कैसे मिलेगा? आप लैब में देख लीजिए, एक बोतल के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। एसिड्स जो हैं वो हम इसको तेज़ाब कहते हैं, और ये मिक्स हुए हुए होते हैं किसके साथ? पानी के साथ, वाटर के साथ। ये बात याद रखिए। एसिड्स को महफूज करने का तरीका यही होता है कि एसिड्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, ये मत भूलिएगा। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और गैशियस फॉर्म में भी होते हैं एसिड्स, ये मत भूलिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये गैशियस फॉर्म में भी होता है। जिस तरह गैस उड़ती फिरती है, इसको गैस नहीं कह रहा मैं, गैशियस कह रहा हूँ। तो गैस जिस तरह उड़ती फिरती है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनता है तो ये भी हवा में उड़ता है।
ठीक है। हाँ, हमें इसको काबू करना होता है कि इसके वेपर्स जो बन रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर्स की शक्ल में या गैशियस फॉर्म में जो बन चुका है, अब हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, हम किसी ना किसी तरह इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, तो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। बहरहाल तो एसिड्स आपको कोई भी मिलेगा वो इसी तरह मिलेगा कि एसिड जो है वो पानी के साथ मिक्स हुए हुए आपको मिलेंगे। तो ये तीनों जो हैं वो आपको पानी के साथ मिक्स हुए हुए मिलेंगे, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में होंगे। एक्वस, एक्वस वर्ड एक्वा से निकला है। एक्वस एब्रीवेटेड फॉर्म में इसको AQ लिखा जाता है, AQ शॉर्ट फॉर्म में। एक्वस से निकला है, एक्वस वर्ड एक्वा से निकला है और एक्वा का मतलब है पानी। समझ आ गई बात। तो ये एक्वस स्टेट के अंदर होंगे एसिड। बहरहाल तो आपने वो बोतल उठा ली, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक जो है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल्स जो हैं आपको पता होना चाहिए सब के सब जो हैं वो किस स्टेट में हैं, सॉलिड स्टेट में। जी, ये बात याद रखिए। जिंक जो है वो भी सॉलिड स्टेट में, पीसेस होंगे इसके। मैग्नीशियम भी सॉलिड स्टेट में है, एल्युमिनियम भी सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में जो मेटल आपको मिलेगा वो सिर्फ एक ही है और वो है मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg, जिसको उर्दू में पारा कहा जाता है। और ये थर्मोमीटर के अंदर आपको सिल्वर कलर का नज़र आता है, ठीक है। बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होंगे। तो फिर आपने एक बीकर लेना है, इसमें एसिड डाल दीजिए, ठीक है, और इनके कुछ पीसेस जिंक के जो है वो इसमें डाल दें आप। और दूसरा बीकर लें, दूसरे बीकर के अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, उसके अंदर मैग्नीशियम के कुछ पीसेस डाल दीजिए। तीसरे बीकर के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए और उसके अंदर एल्युमिनियम के कुछ पीसेस डाल दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसिड जो है वो इनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट शुरू कर देगा, नाइट्रिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा। उसके नतीजे में होगा क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि इनके अंदर बदलाव आएगा, गिव एंड टेक का सिस्टम होगा, शेयरिंग का सिस्टम होगा। गिव एंड टेक कहाँ होगा? ये क्या है? ये जिंक एक सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस है जो कि अब लिक्विड स्टेट में पानी के साथ मिक्स हुई हुई है। लेकिन अगर आप पानी को लें, एक आम आदमी तो यही बोलेगा भाई ये पानी है और ये दूसरा गैशियस फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने इसको मिक्स कर दिया, अब ये पानी की शक्ल जैसी चीज़ बन गई। वो पानी कहेगा इसको तेज़ाब, तेज़ आब, तेज़ आब, इसको कहते हैं तेज़ाब, और इसको एसिड कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये मेटल है आपके पास, लेकिन आप बाहर निकलिए ज़रा इन चीज़ों से। ये मेटल का जो टुकड़ा आपके पास है, ये पीस जो जिंक का आपके हाथ में है, ये बना तो फाइनली एटम से है ना, और इसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किस फैमिली से? इसी के नाम पे उस फैमिली का नाम रखा गया है, जिंक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जिंक मेटल जिन एटम्स से मिलके बना है, मेरे अल्फाजों पर गौर करें, जिंक मेटल जिन एटम्स से मिलके बना है वो सारे के सारे एटम्स किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? उस फैमिली का नाम भी जिंक ही है, जिसको हम जिंक एलिमेंट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जिंक का ये पीस जो है वो प्योरली किससे मिलके बना है? वो जिंक के एटम से मिलके बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जब पानी में अंदर मिक्स हुआ है, तो पानी के अंदर मिक्स होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ल क्या ऐसी ही है HCl जो आपको नज़र आ रही है, या चेंज हो चुकी है? नहीं, ऐसी नहीं है, चेंज हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए वाटर जो है उसकी पोलर नेचर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की। इनका काम ही ये होता है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है पानी। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ़ौरन उस पर अटैक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उस बेचारे को तोड़ फोड़ देंगे, उसको दूसरे लफ्ज़ों में आयनाइज कर देंगे, दूसरे लफ्ज़ों में उन एटम्स को जुदा जुदा कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ल कुछ ऐसी होगी, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये शक्ल होगी, H प्लस और Cl माइनस। समझ में आ रही है बात आपको? इसकी ऐसी कोई शक्ल नहीं होगी। ये तो जब आप इसमें डालेंगे तो इसके बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि लास्ट शेल में इसके क्या हो रहा है जिंक के एटम्स के। जिंक के एटम्स के आपको बता दूं, जिंक का जो है इसका एटॉमिक नंबर 30 है। 30 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन्स की तादाद को। ये बात याद रखिए कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बराबर है। जब हम ये कह रहे हैं कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन की तादाद 30 है, 30+। और इसी लम्हे जब हम ये बात कर रहे हैं कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 30 है, तो समझ जाइए इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद भी 30 ही है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं कि प्रोटॉन्स की तादाद इसके पास 30 है। इसका एटॉमिक नंबर 30 है तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद 30 है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 30 है। तो 30 इसके पास प्रोटॉन है एक एटम के पास जिंक के, और 30 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स से हमें मतलब नहीं है, ना हमें न्यूट्रॉन्स से मतलब है। केमिकल रिएक्शंस जब हम बोलते हैं ना दो चीज़ें केमिकली रिएक्ट कर रही हैं आपस में, तो वो दो चीज़ों के अंदर हो क्या रहा है, वो दो चीज़ें एटम्स से मिलके बनी है ना, तो उनके एटम्स के अंदर ही कोई गड़बड़ हो रही है ना। जब दो चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब दो चीज़ों के एटम्स आपस में मिल रहे हैं। तो दो चीज़ों जब मिल रही दो चीज़ें जब मिल रही हैं तो मतलब उनके एटम्स भी आपस में मिल रहे हैं। तो वो एटम्स आपस में मिल के कर क्या रहे हैं, वो दो ही काम करेंगे, दो में से कोई एक काम करेंगे। या तो वो दोनों एटम्स आपस में मिल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, जिसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी पोजीशन ये है कि या तो फिर वो दो एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इससे तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी फ़िलहाल आपके 9 मैट्रिक की केमिस्ट्री के लेवल तक इतना काफ़ी है। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो एटम्स जब आपस में मिलेंगे। तो याद रहे, जब दो चीज़ें मिल रही हैं आपस में, इससे कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है, तो यहाँ पर भी इनके मिलने के दौरान क्या होगा कि इनके एटम्स आपस में मिलेंगे, और इनके एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, इनके ये दो में से कोई एक पोजीशन होगी। या तो इनके आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होगा, लेन देन होगा। इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। ज़रा इस पस मंज़र को समझ लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदा पोजीशन मैंने आपको बता दी है, पानी के अंदर ये होगी, और क्लोरीन की ये होगी, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। जिंक की पोजीशन ये है, यानी कि जिंक के एटम्स जो हैं वो इस पोजीशन में हैं, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पोजीशन ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर रखते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस जिंक के पीस को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर जो एटम्स हैं जो कि न्यूट्रल स्टेट में मौजूद हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो इनकी भी ये मौजूदा हालत जो है वो डिस्टर्ब होगी। इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इस जिंक के पास भी। इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल जाएंगे उसकी वजह से। आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अब इसकी मौजूदा पोजीशन जिंक एटम की नहीं रहेगी, जिंक आयन बन जाएगी। और आयन और एटम का फ़र्क मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। एटम उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, जैसे कि ये मैंने लिखा प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन 30। आयन वो पार्टिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। हमें कैसे पता लगता है, ऊपर उसके प्लस या माइनस लिखा हुआ होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है, तो आप बता दीजिए भाई ये जो है वो हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का आयन है। कोई आपसे पूछता है कि Cl और Cl- इसमें क्या फ़र्क है, तो आप बता दीजिए ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन है। समझ में आ रही है बात। इसी तरह कोई आपसे पूछता है कि जिंक इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आप बता दें ये जिंक का एटम है और ये जिंक का आयन है। ठीक है तो ये जिंक एटम से जिंक आयन की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। कब, जब आप जिंक के पीस को इस पानी में डालेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल गए। इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा ये तो अभी हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ अपेरेंटली ऊपर की बात बता रहा हूँ कि ये फ़र्क समझ लीजिए। जिसको मैं एटम कह रहा हूँ ये मत भूलिएगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, ये मत भूलिएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। ये जिंक का एटम है, इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन 30, दैट्स इट।
ये हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, दैट्स इट। ये क्लोरीन का एटम है, इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन भी 17। ये जिंक का आयन है, जिंक का आयन है, प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन 28। क्या कहा? प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन 28। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? निकल गए भाई इसके पास से। ये +2e माइनस लिखा हुआ है ना, ये देख लीजिए, निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। और इसमें H+ का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन। इसमें क्या पोजीशन है? इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन नहीं है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन ही होता है। तो अब इसकी मौजूदा पोजीशन ये है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके पास अभी 1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया इसका। क्लोरीन की पोजीशन मौजूदा ये है, माइनस नहीं है, -1 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। सबकी पिक्चर क्लियर कर दी मैंने। हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के आयन में क्या फ़र्क है? क्लोरीन का एटम, क्लोरीन के आयन में क्या फ़र्क है? जिंक का एटम, जिंक के आयन में क्या फ़र्क है? इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा। आगे मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में डिटेल्स मैंने नहीं समझाऊंगा, समझ जाइएगा कि आगे होगा क्या। अब आगे चलते हैं, ज़रा देखें और क्या पोजीशन है। मिटा दूँ इसको, ये ऊपर जगह बनाता हूँ थोड़ी सी। अब आप अपनी केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, नज़र आ रही है पेज नंबर 291 पे ओल्ड बुक के मुताबिक। ये बता रहा है कि जिंक जो है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल रहा है, इनका मिलना मैं ये बता चुका है, देख लीजिए कि ये जब मिल रहे हैं आपस में इस कंटेनर में, तो इसकी क्या पोजीशन है देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन। इसकी क्या पोजीशन होगी? जिंक आयन, ये मत भूलिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जिंक आयन और यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन, यहाँ क्या बन रहा है ज़रा इस इक्वेशन में देखें। ये बन रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl, और क्या बन रहा है यहाँ पर? H2 हाइड्रोजन गैस। ये जिंक क्लोराइड कैसे बना? ये क्लोरीन और ये यकीनन आपस में मिले हैं, ये मिले हैं आपस में। क्या पोजीशन है इनकी मिलने की? इनकी मिलने की पोजीशन ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 17। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 30। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 28। इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन के आयन की पोजीशन ये है कि इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, देखिए 17 और 18। यहाँ इसकी पोजीशन क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। बात बन नहीं रही, बात बन नहीं रही। इसके लिए मतलब हमें एक और जो है वो क्लोरीन का आयन चाहिए, क्लोराइड आयन हमें एक और चाहिए। इसकी क्या पोजीशन है? इसके पास भी 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन 17 है। ये आपस में मिलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो एक जिंक आयन के लिए आपको 2 क्लोराइड आयन चाहिए। इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इससे आके मिलेंगे ताकि जिंक के ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी हो सके, और ये बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब आपको पता लगा ये Cl2 क्यों आ रहा है, समझ जाइए, ठीक है। तो ये बन गया जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? हाइड्रोजन गैस बनने के लिए हाइड्रोजन के एटम बनना ज़रूरी है, हाइड्रोजन के आयन नहीं, हाइड्रोजन के एटम बनना ज़रूरी है। अब हाइड्रोजन के एटम और हाइड्रोजन के आयन में क्या फ़र्क है ये भी नीचे दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है ना। हमारे पास हाइड्रोजन के आयन मौजूद हैं यहाँ। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा, हाइड्रोजन का आयन सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा, क्लोराइड का आयन सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा। तो मैंने बनाने के लिए बना दिया। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हाइड्रोजन के आयन होंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लोरीन के आयन्स होंगे। तो यहाँ पर एक अगर आयन को देखें तो इसकी मौजूदा पोजीशन को पहले समझ लीजिए। इसकी मौजूदा पोजीशन ये है कि इसके पास प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई नहीं है इस हाइड्रोजन आयन की।
इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो जाके ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन का एटम बनेगा। और इसी तरह ये दूसरा जो हाइड्रोजन का आयन है, इसके पास भी प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसको भी मिलना ज़रूरी है। तो ये भी, इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेंगे तब जाके ये हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के आयन से हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। हाइड्रोजन के एटम की मौजूदा पोजीशन क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है और प्रोटॉन एक है। दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास भी यही पोजीशन है। जब ये हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे फिर ये आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा H2। तो इसको ये दो इलेक्ट्रॉन जो चाहिए ये कहाँ से मिलेंगे? ये पोजीशन देख लीजिए जिंक की। क्या हुआ था जब जिंक को हमने इस बीकर में डाला था? दो इलेक्ट्रॉन ये निकल गए थे। यही दो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन के पास आ जाएगा। ये हाइड्रोजन का आयन भी हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा और ये हाइड्रोजन का आयन भी हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। ये बनने के बाद फिर ये आपस में मिलेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाएंगे। मैंने कहा ना, जब एटम्स आपस में मिलेंगे दो में से एक काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। पूरी इक्वेशन मैंने आपको समझा दी है। समझा आपने? इक्वेशंस पे ग्रिप करनी है तो डेफिनेटली आपको एटम्स के एटॉमिक नंबर्स की तरफ जाना पड़ेगा। इक्वेशंस पे ग्रिप करनी है तो आपको एटम्स के सिंबल्स का पता होना चाहिए। इक्वेशंस पे ग्रिप करनी है तो आपको एटम्स के एटॉमिक नंबर्स का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री बेसिक्स में मैं करवा चुका हूँ। केमिस्ट्री बेसिक्स पे अपनी ग्रिप कीजिए, अगर अच्छी ग्रिप नहीं है तो। बहरहाल तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ। और जिंक क्या है? मेटल है, ये मत भूलिए। पहले मेटल को हम डिस्कस कर चुके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। ये बनेगा क्या? ये जिंक क्लोराइड बेसिकली एक सॉल्ट है, Cl2, सॉरी 2 नहीं लगाया मैंने इसके साथ। ये क्या है? ये सॉल्ट है और वो हाइड्रोजन गैस है। अब ज़रा जो यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसको मिटा दूँ। दो टर्म बड़ी कसरत से इस्तेमाल होती है केमिस्ट्री की दुनिया में। कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक ये टर्म है, एक ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेरी जो वीडियोज़ है ना उसको आप कम से कम एक से ज़्यादा मर्तबा देखा करें, ठीक है, एक से ज़्यादा मर्तबा देखा करें। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये कोई एटम है। इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है? ये भी कोई एटम है। कौन सा एटम है जिसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? कौन सा एटम है जिसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है? फिर आगे एक और बात, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये बात भी है। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, दूसरा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन उनमें दो में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, इसमें भी ये सिस्टम है। कोई एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो लेस, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो दूसरा जो है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये भी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है बात आपको? ये क्या चक्कर है? क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखी हुई है रिएक्शन विद एसिड्स के अंदर, वो बोल रहा है मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वो कह रहा है मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो मेटल्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। अब हमें बात समझ में आती है कि मेटल्स जो हैं वो पहली बात इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इस जुमले से। दूसरी बात, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इनमें से कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। दो बातें हो गई। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होते हैं ये तो अभी देखेंगे ना, यहाँ तक तो बात समझें। अब हमें दूसरी बात इसी वक्त समझ में आती है कि नॉन मेटल्स को अगर देखा जाए, अगर मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे?
इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहा मैंने? नॉन मेटल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी सिंपल। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या है? 98% आपके एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो या तो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। कुछ जो हैं बीच में मेटलॉइड्स हैं, जाके यानी कि दोनों क्वालिटीज़ रखते हैं एटम एलिमेंट की भी, सॉरी मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। बहरहाल तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये अभी आपको क्लियर हो गया। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल, कुछ कम होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनमें से भी कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव किन को कहा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किन को कहा जाता है? एटम्स विच गिव इलेक्ट्रॉन्स। आसान और टू द पॉइंट इसकी डेफिनेशन। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? एटम्स विच टेक इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब जो हमने जिंक क्लोराइड की मिसाल देखी थी, जिंक क्लोराइड की, इसमें अब खुद ज़रा सोचिए आप, जिंक ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तो इसलिए जिंक क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। क्लोरीन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लोरीन क्या है? मेटल है नॉन मेटल है? ये नॉन मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है नॉन मेटल है? ये मेटल है। अगर आपको कोई ये भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, कोई आपको ये बताता है कि भाई इसमें से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बताइए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो नॉन मेटल है। तो समझ में आ गई बात आपको? और जो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी से कॉन्सेप्ट निकलता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। पावर ऑफ एन एटम टू गिव एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम की वो कुव्वत, वो पावर, जो वो क्वालिटी, वो खुसूसियत एक एटम की कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। द क्वालिटी ऑफ एन एटम, द पावर ऑफ एन एटम टू गिव एन इलेक्ट्रॉन, विशेस टू गिव एन इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। Electronegativity, the power of an atom, the quality of an atom, the property of an atom to take electron, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये जो टेंडेंसी है उसकी, ये जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, कई तरह से मैंने आपको बता दिया, ये क्या कहलाएगी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। नॉन मेटल्स के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? हेलोजेंस ग्रुप 7A के अंदर फ्लोरीन है। ठीक है। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल, ये टेबल भी एक मौजूद है जिसमें पॉलिंग, लिनियस पॉलिंग जो है, उन्होंने जो है वो पूरा एक टेबल बनाया था जिसमें आपको बताया है बाकायदा ये बात कि उसने कुछ आर्बिट्ररी नंबर्स जो हैं, आर्बिट्ररी नंबर्स जो है मतलब अपनी तरफ से उसने कुछ नंबर्स असाइन कर दिए हमारी सहूलत के लिए, जिसको हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये जो है इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाली क्वालिटी ज़्यादा है और इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स की देने वाली क्वालिटी ज़्यादा है या कम है। उन नंबर से हमें पता लग जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की कितनी है? 3.5 है। फ्लोरीन की कितनी है? 4 है। अब ये नंबर्स जो आप सुन रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये लिनियस पॉलिंग ने दिए थे। ये इस बुक में तो, ओल्ड बुक में तो मौजूद था पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर। बहरहाल आगे चलते हैं अब ज़रा। अब दूसरे केमिकल इक्वेशंस को ज़रा डिस्कस कर लें। उनके ऊपर तो खैर मैं इतनी ज़्यादा तफसील से बात अब नहीं करूँगा। अगर अभी आपके जहन में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वीडियो को बैक करके ज़रा दोबारा देखिए। मेटल्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। नॉन मेटल्स की दूसरी केमिकल इक्वेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? डाइल्यूट एसिड, दो किस्म के एसिड होते हैं, एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है, दूसरा डाइल्यूट एसिड होता है।
कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? जो गाढ़ा एसिड होता है, गाढ़ा। डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? जो पतला एसिड होता है। वजह क्या है एसिड गाढ़ा और पतला क्यों हो रहा है? वजह पानी है। डाइल्यूट एसिड वो होगा जो पतला कब होगा? जब आप एक बीकर लीजिए, इसको कहा जा रहा है कि इसमें एसिड मौजूद है और डाइल्यूट है, तो समझ जाइए कि इसके अंदर H2O ज़्यादा मिकदार में है। H2O ज़्यादा मिकदार में, पानी इसमें ज़्यादा है और एसिड इसमें थोड़ा है। तो ये एसिड जो कहलाएगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, पतला एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा जो गाढ़ा एसिड होगा। आसान सी बात कि पानी उसके अंदर, पानी के अंदर तो हमें एसिड को रखना है ना, तो पानी जो है उसके अंदर पानी की मिकदार कम है, एसिड की मिकदार ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड एसिड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली जो पोजीशन थी, इसके अंदर इसने इसको क्या कहा है? इसको कहा है डाइल्यूट एसिड। यानी कि बीकर के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार कम रखी है, आपने इस बात का ध्यान रखें। परसेंटेज में समझाऊं तो पानी जो है वो आपने 80% पानी रखा हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसमें रखा हुआ है वो 20%। बस इससे समझ जाइए, पानी की मिकदार ज़्यादा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार कम है। कौन से वाली? अभी इसी इक्वेशन में, जिंक प्लस HCl वाली में। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पर वो बता रहा है कि मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ पर इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, मैंने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी कहा था ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ये एक अलग बहस शुरू हो जाएगी फिर अभी कि वजह क्या है सर। हाइड्रोजन के बारे में सिर्फ आपको इतना बता दूं, ये रेयर एलिमेंट है, इसको पेरियोडिक टेबल में किसी भी जगह पे रखा ही नहीं जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का पीरियड कौन सा है भाई पेरियोडिक टेबल में, या ग्रुप कौन सा है, बोले कोई पीरियड नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, इसको अलग से रखा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, ये मेटल भी है तो ये नॉन मेटल भी है। कई क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ बन चुका है हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसको पेरियोडिक टेबल में रख नहीं सकते, इसको अलग भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऊपर सजा दिया गया है पेरियोडिक टेबल में। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल 2.1 मैंने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है, यहाँ पर मैं इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता रहा हूँ। बात एक ही है, जहन मत उलझाइएगा अपना, फिर आपको कह रहा हूँ, ठीक है? अभी आपका लेवल छोटा है 9 मैट्रिक का ना, ये बड़ी बातें हैं, अभी आगे चल के समझ आएंगे। अभी यहाँ ध्यान लगाइए, वो कह रहा है मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं मेटल्स, वो क्या करेंगे? रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जब वो डाइल्यूट एसिड्स से रिएक्ट करेंगे, जैसे कि जिंक है, इस डाइल्यूट एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देगा। हाइड्रोजन तो खैर पहले ही निकला हुआ होगा, ठीक है, हाइड्रोजन पहले ही निकला हुआ होगा, क्योंकि HCl में बता चुका हूँ पानी में इसकी पोजीशन हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जैसी होगी, ये मत भूलिएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे टर्म्स में आपको समझाया जा रहा है कि जिंक जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फिर अब इसकी गुंजाइश नहीं है इस क्लोरीन के साथ। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि भाई ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हुए हैं, ये हाइड्रोजन आयन बना है और ये क्लोराइड आयन बना है, किससे बना है? इसी से बने हैं ना ये। तो जब ये अलग हुए हैं तो ये मिल भी तो सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, और ये मिलते रहते हैं। हकीकत बात ये है, पानी के अंदर जो है ना एसिड जो है उसकी पोजीशन ये बनती बिगड़ती रहती है मुस्तकिल। यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, दोबारा मिलके HCl बना लेते हैं, फिर HCl टूटता है, फिर हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन बनते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है पानी के अंदर। कब तक? जब तक कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ आप उस पानी के अंदर न डाल दें। जैसे कि जिंक आ गया, ये आ चुका है, अब ये बोलेगा अब हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है इस क्लोरीन के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन देने वाली। हाइड्रोजन के पास इतनी क्वालिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन देने वाली, मेरे पास क्वालिटी ये ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन देने वाली, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूँ। समझ आ गई बात? तो इसीलिए क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं है अब क्लोरीन के साथ, जिंक किसके साथ आ जाएगा?
क्लोरीन के साथ। बात समझ आ गई? जो जुमला लिखा हुआ है वो पढ़ के आप समझ भी सकते हैं। मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। उसके नतीजे में क्या होगा कि जब वो मेटल जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे कि ये जिंक है, ये क्लोरीन के साथ मिल गया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, इसके नतीजे में बनेगी क्या? इसके नतीजे में ये बनेगी हाइड्रोजन गैस। कैसे बनेगी? वीडियो बैक करें, मैं तफसील बता चुका हूँ ये। ठीक है भाई। फॉर्मिंग देयर सॉल्ट्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। ये कौन सा? जिंक क्लोराइड। ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरी केमिकल इक्वेशन देखते हैं इसकी जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बहुत जल्दी डिटेल्स बताऊंगा, वरना तो लाइट अगर फिर चली गई तो फिर आप बोलेंगे सर अब ये पार्ट 3 बन गया, पार्ट 4, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। भाई क्या करें, मजबूरी भी तो है। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की पोजीशन क्या होगी पानी के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, ब्रैकेट के साथ ये 2 लगेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसकी भी ज़रा आपको क्विक बता देता हूँ। मैग्नीशियम की मौजूदा पोजीशन, इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है। ठीक है, और 12 इलेक्ट्रॉन्स में से ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनेगा। कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10। इसकी मौजूदा पोजीशन समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हैं और प्रोटॉन इसके पास 12 हैं। मैग्नीशियम आयन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम एटम की मौजूदा पोजीशन समझ लीजिएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 12 हैं, और प्रोटॉन भी इसके पास 12 हैं। इस मैग्नीशियम के एटम के पास, मैग्नीशियम के आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 12। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, तभी तो ये मैग्नीशियम +2 आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये किससे लेगा? इसकी मौजूदा पोजीशन ज़रा समझ लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड पानी के अंदर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन माइनस। समझ में आ गई बात? ये जो नाइट्रेट आयन है पूरा का पूरा, इसकी मौजूदा पोजीशन ये है कि इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम आयन जो है वो ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रेट आयन के पास जाएगा। मत भूलिएगा इसके ऊपर माइनस है, मतलब -1। इस पूरे के पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नाइट्रेट आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम आयन को एक नाइट्रेट आयन से इसकी बात नहीं बनेगी, इसको 2 नाइट्रेट आयन चाहिए, 2 नाइट्रेट आयन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट बनाया गया है। ये बन जाएगा NO3 ब्रैकेट बन के ये 2 लग जाएगा। इसका मतलब 2 नाइट्रेट आयन है, एक मैग्नीशियम आयन इसके साथ लगेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, सॉल्ट बनेगा। ये बन चुका। हाइड्रोजन आयंस की क्या पोजीशन होगी? वही पोजीशन होगी कि इससे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे मैग्नीशियम एटम से 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके 2 हाइड्रोजन के आयंस के पास जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे और फिर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक हो गया भाई। तीसरी ज़रा केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, मिटाऊं इसको। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4, H2SO4। अब यकीनन समझ गए होंगे पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐसा नहीं होगा। इसकी पोजीशन भी कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। अब इसके ऊपर -2 होता है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, सल्फेट आयन। एल्युमिनियम जब पानी में जाएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर याद रखिए 13 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 13 है। ये एल्युमिनियम का आयन बनेगा Al3+, इसमें और इसमें फ़र्क समझ लीजिए। ये एल्युमिनियम का एटम है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। प्रोटॉन कितने हैं? वो भी 13 हैं। ये एल्युमिनियम का आयन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 13।
क्या फ़र्क है? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कब निकले? जब एल्युमिनियम को पानी में डाला गया। किस पानी में? सल्फ्यूरिक एसिड वाले पानी में। इसमें H2SO4 था। किस शक्ल में था H2SO4? हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन की शक्ल में। जब एल्युमिनियम को इसमें डाला गया तो एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एल्युमिनियम का आयन बन चुका। या एल्युमिनियम 3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या होगा? एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके पास है? ये रहा, सल्फेट के पास। सल्फेट के पास 3 आयन जो हैं वो मौजूद हैं। समझ आ गई बात? अब एल्युमिनियम का एक ही एटम के साथ ये नहीं हुआ कि एक ही एल्युमिनियम का एटम जो है वो एल्युमिनियम का आयन बना है, नहीं। और भी एटम्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एल्युमिनियम के एटम हैं जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एल्युमिनियम के आयन बने हैं। और इसी तरह ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे यहाँ से। और यहाँ पर भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सल्फेट के आयन हैं, -2, 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। सल्फेट के आयन को समझ लीजिएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं एल्युमिनियम 3+ और सल्फेट -2, बात नहीं बनेगी। बात नहीं बनेगी भाई। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन से बात नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे? क्या आधा सल्फेट का आयन आएगा ऐसे, S- ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यही होगा। तो इसका मतलब एक और ये चाहिए। अगर एक और ये चाहिए तो कर लेते हैं इसको, एक और ये कर देते हैं ब्रैकेट लगा के, SO4, इसको 2 कर लेते हैं। यहाँ पर भी तो एल्युमिनियम को डबल करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा Al2, मतलब 3+ है तो ये हो जाएगा 6+। कैलकुलेशन ज़रा एग्जैक्ट रखिएगा आपने, ठीक है? गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी। अब इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है? -4। बात अब भी नहीं बन रही, बात अब भी नहीं बन रही। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम के आइटम रखते हैं 6+। इसको क्या करते हैं? इसको बढ़ा देते हैं, इसको करते हैं SO4 ब्रैकेट लगा के, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? Al2। अब मामला हल हो गया। अब ये हो गया -6 और ये क्या हो गया? 6+। +6 -6 बराबर हो गई सिस्टम। देखिए ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। आप देख लीजिए Al2SO4 ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। नोट करते जाइए, बहुत प्रीशियस चीज़ है। नॉन मेटल्स की अब अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स, मेटल्स को तो हमने देख लिया एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हुए, तीनों को देख लिया, एल्युमिनियम को, जिंक और मैग्नीशियम। नॉन मेटल्स में हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं ज़रा देख लीजिए। नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन है, सल्फ़र है, कार्बन सल्फ़र है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? दोनों केसेस में सल्फ़र को ही लिया गया। हाँ, एसिड्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एसिड के साथ ही हमें नॉन मेटल्स को देखना है, ठीक हो गया। नाइट्रिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है भाई, वरना बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। फिर हम जो है वो नाइट्रिक एसिड सल्फ़र के साथ रखेंगे तो क्या होगा? यानी कि एक बीकर के अंदर नाइट्रिक एसिड है, दूसरे बीकर में भी नाइट्रिक एसिड है, एक बीकर के अंदर आपने कार्बन को डाल दिया, दूसरे बीकर के अंदर सल्फ़र को डाल दिया। अब क्या पोजीशन है? और तीसरा बीकर जो है उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें आपने सल्फ़र को डाला है। क्या बनेगा उसके नतीजे में? पहले जो चीज़ बनेगी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, दूसरी जो चीज़ बनेगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और तीसरी जो चीज़ बनेगी यहाँ पर H2O वाटर बनेगा। पहले वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। सल्फ़र को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटल, उसके नतीजे में क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4, यानी कि एक एसिड जो है वो अपना वजूद ख़त्म करेगा और दूसरा एसिड बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी यहाँ पर दोबारा और वाटर बनेगा H2O। ठीक हो गई बात? इक्वेशंस में बैलेंस नहीं कर रहा, अभी इतना टाइम नहीं है बैलेंस करने का।
सल्फ़र को जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जो है हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक हो गई भाई बात। इसीलिए तो मैंने कहा केमिकल इक्वेशन की अगर सीरीज़ बनाने में बैठूं, एक एक केमिकल इक्वेशन को लूं तो फिर पता नहीं कितनी सीरीज़ बन जाए, कितनी वीडियोस बन जाएंगी, 40-50 वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अभी एक ख़ास बात यहाँ पर नोट कीजिएगा। पहली बात यहाँ पर उसने बता दिया है, डाइल्यूट एसिड नहीं चलेगी बात, डाइल्यूट एसिड नो। अगर ये एसिड जो है वो डाइल्यूट है, पानी की मिकदार ज़्यादा है, एसिड की मिकदार कम है, ये डाइल्यूट एसिड है, पतले एसिड हैं, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसके लिए एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। ख़ास बात MCQs में पूछी जा सकती है, कंसनट्रेटेड होनी चाहिए, नोट्स में डाल लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर कंसनट्रेटेड भी होना चाहिए, इनको हॉट गर्म भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें ध्यान में रखें। इन एसिड्स को कंसनट्रेटेड गाढ़ा भी होना चाहिए और हॉट गर्म भी होना चाहिए, तब जाके ये नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे इनके साथ। और उसके नतीजे में बनेगा क्या, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो उसके नतीजे में ये जो चीज़ें बनेंगी, ये बनेंगी क्या, ये दो कैटेगरीज़ की चीज़ें बनेंगी। इनमें से कुछ तो ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्साइड्स के ऊपर तफसीलन वीडियोस पहले बना चुका हूँ मैं, हाइड्रोजन एंड वाटर वाली सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड्स, इन सब में ऑक्साइड्स। और दूसरी जो चीज़ बनेगी वो बनेगी ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्साइड्स उन चीज़ों को कहा जाता है जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो। सब में देख लें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्साइड्स हैं। इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्साइड्स हैं। इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्सीजन, ये सब के सब ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स बनेंगे जब भी नॉन मेटल्स कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक और बात वो बोल रहा है कि इन्हीं ऑक्साइड्स में से एक ऑक्साइड की ऐसी कैटेगरी भी है जिसको आप ऑक्सी एसिड कहेंगे, यानी कि एसिड भी है वो, ऑक्सीजन भी है उसके अंदर और वो पूरा का पूरा एसिड भी है। ऐसा सिर्फ ऑक्साइड एक ही है, वो ये रहा, ये वो ऑक्साइड है जो ऑक्साइड भी है और एसिड भी है, इसीलिए इसको ऑक्सी एसिड कहा जाएगा। बाकी जितने भी हैं सब के सब सिर्फ ऑक्साइड हैं, ऑक्सी एसिड नहीं है। ये फ़र्क भी जहन में रखिए। ठीक हो गई भाई बात। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास अगला टॉपिक रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का है। इसके अंदर भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको तफसील से देखना है, यूट्यूब सर्च बार में लिखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय, रटना नहीं, समझना है, वीडियो आ जाएगी। इसमें मैं कुछ मिस्टेक्स भी करता रहा हूँ जिस पर मैंने माजरत भी की थी। बहरहाल आगे चलते हैं, मिटा दूँ इसे। सिर्फ इतनी बात यहाँ पर करूँगा कि मेटल्स जो हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बस रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले टॉपिक में रिड्यूसिंग एजेंट्स ये कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं सारे के सारे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। नोट्स में डाल लीजिए, नोट्स में इसको डाल लीजिए। ठीक है भाई। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो कि दूसरे को कंपेल करते हैं कि भाई आप रिड्यूस हो जाओ, आप रिड्यूस हो जाओ, मतलब आपके ऊपर क्या हो जाए, रिडक्शन का प्रोसेस हो जाए। और किसी चीज़ के ऊपर अगर रिडक्शन का प्रोसेस हो जाए, रिडक्शन का केमिकल रिएक्शन उस चीज़ के ऊपर हो जाए, या वो चीज़ वो रिड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब तीन में से एक काम होगा। या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो ये होगा, या फिर वो गेन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन, या फिर वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन करेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तीनों में से कोई एक काम अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर होता है, यानी कि या तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, या वो कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन का गेन करता है, या उसके पास जो मौजूद ऑक्सीजन है वो निकल जाता है।
तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। जो कंपाउंड मजबूर करेगा दूसरे को रिड्यूस होने पे, ये तीन में से एक काम करने पे मजबूर करेगा, वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और मेटल्स जो हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये कंपेल करेंगे सामने वाले कंपाउंड्स को, मजबूर करेंगे कि इन तीनों में से कोई एक काम करें। नॉन मेटल्स जो हैं इससे उल्टा काम करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, मतलब कि उसको मजबूर करें कि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाए उसके ऊपर, मतलब इन तीनों के उलट काम हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स हैं। क्या करेंगे? दूसरे को मजबूर करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाए, यानी कि रिडक्शन का उलट हो जाए। यहाँ लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास से या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए उसके पास से, या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। तीनों में से कोई एक काम अगर किसी भी कंपाउंड पे होता है तो हम क्या कहेंगे? वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया या उस पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जो कंपेल करवाने वाला, जो मजबूर करे किसी दूसरे कंपाउंड को कि भाई आपने जो है वो क्या करना है? ऑक्सीडाइज होना है, या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपके ऊपर होना है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है आप उसका लॉस कर दीजिए, या आपके पास जो हाइड्रोजन है आप उसका लॉस कर दीजिए, या आपके पास, या आपको हम ये ऑक्सीजन दे रहे हैं या आपने लेना है गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती। तो वो जो कंपाउंड होगा जो ये काम करने पे मजबूर होगा, हम उसको क्या कहेंगे? कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। और जो मजबूर करने वाला होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जो कि नॉन मेटल्स हैं। यहाँ केमिकल इक्वेशंस में इनकी बना देता हूँ, बताऊँ इसको। ये मत भूलिएगा कि अभी तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है वो एलिमेंटल स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कंपाउंड स्टेट को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अगली दो सब हेडिंग्स में जो है इनकी कंपाउंड की स्टेट को जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। केमिकल इक्वेशंस देख लीजिए। मेटल हमारे पास है सोडियम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। इसके ऊपर ये जो अंडा सा बना हुआ है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल एटम, जो आयन ना हो, जो आयन ना हो। और अगर कोई चीज़ आयन नहीं है, एटम है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। तो ये सोडियम का एटम वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। क्लोरीन को अगर देखें तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे जिसके नतीजे में NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो मेटल है, एल्युमिनियम है, अगर वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में एल्युमिनियम सल्फाइड बनेगा, Al3SAl2S3। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, आपको पता है दोनों मेटल हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये रिड्यूस करने वाले हैं इसको, एल्युमिनियम रिड्यूस करने वाला है इसको। उसी वक्त ये भी क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इंटरेस्टिंग बात, वन वे सिस्टम नहीं है ये, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ये आप याद रख लीजिए कि जब दो चीज़ें, हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें मिली हैं, उनमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं चाहेगा कि ये इसको रिड्यूस कर दे, क्लोरीन को और सल्फ़र को, नहीं, ये भी ये चाहेंगे कि इनको ऑक्सीडाइज कर दें। उलझ गया थोड़ा सा मामला, आसान है, मुश्किल नहीं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको रिड्यूस करना चाहते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। मतलब ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनको रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब इनके पास से इलेक्ट्रॉन को जो है वो, इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, या इनको हाइड्रोजन देना चाहते हैं, या इनसे ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। उसी वक्त ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। मतलब ये इसको मजबूर करना चाहते हैं कि भाई आप जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का
इसको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लो, कब? जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बात को समझिएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को कंपेल कर रहा है। एक मिसाल देके सिर्फ समझाता हूँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है, रिड्यूस हो जाओ, रिडक्शन का प्रोसेस कर दो, इलेक्ट्रॉन का गेन कर दो। ये क्यों करेगा गेन इलेक्ट्रॉन का? और इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ से करेगा, किससे लेगा इलेक्ट्रॉन? ये बोलेगा मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, मैं आपको कंपेल करूँगा कि रिडक्शन का प्रोसेस हो जाए आपका। उसी वक्त ये भी ये करेगा कि इसको कंपेल करेगा कि ऑक्सीडाइज हो जाओ। ये मतलब देना चाहेगा और ये लेना चाहेगा। ये इसको कंपेल करेगा कि इलेक्ट्रॉन लो, ये इसको कंपेल करेगा कि इलेक्ट्रॉन दो। समझ में आ रही है बात? वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, इसी पर यहाँ पर इस पार्ट 3 को हम क्लोज करते हैं। वापडा वालों का शुक्रिया कि अभी तक लाइट नहीं गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थक गया मैं थोड़ा सा, नई जगह है, फर्स्ट वीडियो है। अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। नेचर ऑफ क्लोराइड्स रह गया है और नेचर ऑफ हाइड्राइड्स रह गया है। रटने वालों के लिए तो वीडियो बहुत बड़ी है, लेकिन समझने वालों के लिए वीडियो बहुत छोटी है। जिनका टारगेट बड़ा है, एम बड़ा है, वो वाकई सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एंट्री टेस्ट अपना फोकस करना चाहते हैं कि नहीं यार मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बस ठीक है, पास तो हो ही जाएंगे। मार्क्स को इतनी अहमियत देनी है कि एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाएं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के बाद वहाँ तो सिर्फ समझने की बारी आएगी। रटने की कहानी मार्क्स तक ख़त्म हो जाएगी। एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने जब बैठेंगे तो वहाँ समझने की बारी शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।